गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हमारा एक न्यू टॉपिक है वेपर प्रेशर मतलब वाष्प दाब। आप सभी को वाष्प दाब के बारे में पता है, लेकिन उससे पहले हम दो टाइप के सब्सटेंस के बारे में पढ़ लेते हैं। एक होता है वोलेटाइल सब्सटेंस और एक होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस, यानी कि वाष्पशील पदार्थ, और दूसरा होता है अवाष्पशील पदार्थ। वाष्पशील पदार्थ यानी कि वोलेटाइल सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जिनके मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट वाष्प में परिवर्तित होते रहते हैं, जैसे कि पानी है, इथेनॉल है। इनके मॉलिक्यूल जो होते हैं लिक्विड फेज में तो रहते ही हैं, द्रव अवस्था में तो रहते हैं, लेकिन इनके मॉलिक्यूल्स वेपर्स में भी कन्वर्ट होते रहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस क्या कहलाते हैं? वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, या बहुत कम, या फिर होते ही नहीं हैं। जैसे कोई भी सॉलिड है, सॉल्ट है, शक्कर है, जो आपका है, और दूसरा कोई सॉलिड मटेरियल है जिसके मॉलिक्यूल्स वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, तो वो कहलाते हैं नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। जो वेपर प्रेशर होता है वो वोलेटाइल सब्सटेंस से ही आता है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, एक पॉट हमने लिया है जिसमें कोई वोलेटाइल लिक्विड यानी कि वाष्पशील द्रव भरा है। हम वाटर को ही ले लेते हैं। वाटर फिल किया गया है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये, और ये सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सतह पर जो है जल के अणु हैं, ये सतह है, सरफेस पर वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। सरफेस से मॉलिक्यूल्स कंटिन्यू वेपर फेज में एंटर करते हैं, मतलब वेपर फेज में भी मॉलिक्यूल वाटर के या फिर उसी लिक्विड के मॉलिक्यूल हमें वेपर फेज में भी मिलेंगे, क्योंकि किसी भी लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल है, तो सरफेस को छोड़कर वो वेपर फेज में एंट्री करेंगे। तो ये उसका वेपर फेज है। वेपर फेज मतलब क्या? वाष्प प्रवस्था। और ये उसका लिक्विड फेज है। लिक्विड फेज मतलब द्रव प्रवस्था। तो कंटिन्यू मॉलिक्यूल्स जो होते हैं सरफेस को छोड़कर वेपर फेज में एंटर करते रहते हैं। अब जो है मॉलिक्यूल वो वेपर फेज में भी मिलेंगे। कुछ मॉलिक्यूल्स जो है वेपर फेज से वापस लिक्विड फेज में आने लगते हैं, और एक टाइम बाद ऐसी कंडीशन आती है कि लिक्विड फेज और वेपर फेज के बीच में साम्य अवस्था आ जाती है। साम्य अवस्था मतलब इक्विलिब्रियम आ जाता है। इसका मतलब ये है कि जितने मॉलिक्यूल्स लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाएंगे, उतने ही मॉलिक्यूल वेपर फेज से लिक्विड फेज में आएंगे। जब मॉलिक्यूल वेपर फेज से लिक्विड फेज में आते हैं, तो वो इस लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर लगाते हैं, और ये प्रेशर वेपर में प्रेजेंट मॉलिक्यूल के द्वारा लगाया गया है, इसलिए उसको वेपर प्रेशर बोला जाता है। सभी लिक्विड के वेपर प्रेशर एक जैसे नहीं होते हैं, कुछ लिक्विड के ज़्यादा होते हैं, कुछ लिक्विड के कम होते हैं। तो ये दो फैक्टर यहाँ पर वेपर प्रेशर के लिए काम करते हैं। एक तो है इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल, अणुओं के बीच में लगने वाला आकर्षण बल। आपको सभी को पता है अणुओं के बीच में आकर्षण बल रहता है। अगर यह आकर्षण बल ज़्यादा रहता है, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज़्यादा रहता है, तो मॉलिक्यूल्स बहुत कम संख्या में वेपर फेज में एंट्री कर पाते हैं। बहुत कम संख्या में मॉलिक्यूल वेपर फेज में जा पाते हैं। तो अगर वेपर फेज में मॉलिक्यूल की संख्या कम होगी, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। अगर ये फोर्स ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपर फेज में एंट्री करते हैं, और वेपर प्रेशर भी हमें ज़्यादा मिलता है। फिर दूसरा है टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर्स जो होती है वो ज़्यादा बनती है। जैसे आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी की वाष्प ज़्यादा बनती है, और वाष्प अगर ज़्यादा बनती है तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है? ज़्यादा आता है। तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है, और टेम्परेचर कम करने पर वेपर प्रेशर कम होता है। तो ये दो फैक्टर हैं यहाँ पर, इंटरमोलिकुलर फोर्स यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल, और है टेम्परेचर।